मेरा नाम आफिया है। मैं बहावलपुर शहर की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 2 साल गुजर गए हैं, मगर मेरी कोई औलाद नहीं है। मेरा शोहर काम के सिलसिले में ज्यादातर शहर से बाहर रहते थे। मेरी एक बहन और भी है, उसकी भी शादी हो चुकी है। एक रोज रात के 11 बजे अचानक मुझे मेरी बहन शाजिया की कॉल आई और वो बड़ी घबराई हुई थी। मैंने पूछा, बाजी खैर तो है ना? तब वो उखड़ती सांसों के साथ बोली, तुम जल्दी से अपने घर का दरवाजा खोलो, मैं बाहर खड़ी हूँ। मैं बाजी की बात सुनकर एकदम से घबरा गई। अल्लाह खैर करे, बाजी को इस वक्त मेरे साथ क्या काम पड़ सकता है। मैं भागती हुई दरवाजे पर गई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो बाजी के साथ एक लड़की भी थी, जिसने एक 6 माह का बच्चा अपने साथ लिया हुआ था। बाजी मुझे कहने लगी, आफिया मैं जरा जल्दी में हूँ। ये एक बेसहारा लड़की है, इसे काम की जरूरत है और तुम्हें एक काम वाली चाहिए थी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस लड़की को तुम अपने पास काम के लिए रख लो। बाजी की बात सुनकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि बाजी का आधी रात के वक्त एक अनजान लड़की को मेरे घर ले आना ये सब बहुत गलत लग रहा था। मैंने शाजिया बाजी से कहा कि बाजी, बेशक मैंने आपको एक काम वाली का कहा था, मगर इस वक्त आपको इस लड़की को लाना मुझे कुछ अजीब लग रहा है। बाजी ने कहा, देखो आफिया, ये लड़की रजिया मेरी जानने वाली है, तुम इस पर पूरा भरोसा कर सकती हो। ये बहुत मजबूर लड़की है और रात के इस वक्त आना ये इस लड़की की मजबूरी थी। खैर तुम बेफिक्र रहो, ये लड़की तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसके बाद मेरी बहन उस लड़की का हाथ मेरे हाथ में देकर चली गई, क्योंकि उनको अपने घर से बहुत सी कॉल्स आ रही थी। मेरी बहन ने मुझे कहा कि बाकी बात मैं फोन पर करूंगी। मैं उस लड़की को लेकर अंदर आ गई और उसको कमरा दिखा दिया। वो 22 साल की उम्र की लड़की लग रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम घर के सारे काम कर लोगी? वो कहने लगी, बाजी मैं घर के काम काज कर लूंगी। एक सवाल जो मुझे मुसलसल बेचैन किए हुए था वो ये था कि वो रात के इस पहर क्या करने आई है? वो सुबह भी तो आ सकती थी। मैंने उसको शक से देखते हुए पूछा, तुम इस वक्त क्यों आई हो और ये बच्चा किसका है? कहने लगी, बाजी ये मेरा बच्चा है। मैं रात के इस पहर अपने ससुराल वालों के घर से निकलकर शाजिया बाजी के पास यहाँ पर आई थी। फिर वो अपनी कहानी सुनाते हुए कहने लगी, बाजी मेरे बाप ने अपने दोस्त के बेटे से मेरी शादी तय कर दी थी, ये सोचकर कि वो मुझे अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी समझेंगे। मगर मेरे अब्बा के दोस्त के घर वाले इंतहाई घटिया लोग निकले। उन्होंने मुझे बहू क्या, मुझे इंसान समझना ही छोड़ दिया। मुझे दिन रात मारते, मुझे घर से बाहर काम के लिए मजबूर करते कि तुम घर से बाहर निकलो और कमा कर लाओ। मेरा शोहर एक नंबर का निखट्टू है, हर वक्त घर में पड़ा रहता है। पहले मैं आपकी बहन के घर मुलाजमा थी, बस एक उम्मीद थी कि औलाद के बाद मेरा शोहर ठीक हो जाएगा। लेकिन बाजी औलाद भी हो गई, मगर उन पत्थर दिल लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे ससुराल वालों के जुल्म मुझ पर वैसे ही रहे। मेरे बच्चे से भी वो नफरत करते हैं, बल्कि अब तो वो मेरा बच्चा किसी अमीर औरत को पैसे के ओझ बेच देना चाह रहे थे। इसलिए मैंने उसी वक्त अपने बच्चे को उठाया और बाजी के साथ यहाँ चली आई। अगर मैं आपकी बाजी के घर रहती तो मेरे घर वाले मुझे जबरदस्ती ले जाते। उसकी कहानी सुनकर मैंने कहा, और अगर तुम्हारे ससुराल वाले यहाँ आए और तमाशा किया तो? कहने लगी, बाजी उनके फरिश्तों को भी खबर नहीं होगी, आप फिक्र ना करें। मैं इस तरह एक अनजान औरत को कभी नौकरी पर ना रखती, मगर मेरी बहन पर मुझे पूरा भरोसा था कि वो मेरे साथ कभी भी कोई गलत हरकत नहीं करेगी। उसने अपना नाम रजिया बताया था। उसका बेटा 6 माह का था। फिर उसने मुझे कहा कि बाजी आप अपने कमरे में जाएं, मुझे बच्चे को दूध पिलाना है। मुझे हैरत हुई कि वो बच्चे को मेरे सामने भी फीड पिला सकती थी। खैर मैं अपने कमरे में आ गई। मेरे ससुराल वाले गांव में रहते थे, इसलिए यहाँ अकेली ही रहती थी। मेरे शोहर को जब भी काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना होता, वो मेरे लिए बहुत परेशान होता था कि मैं अकेली कैसे रहूंगी। इसलिए मैं काम वाली की तलाश में थी कि घर में रौनक हो जाएगी। अगरचे ये काम वाली बड़े अजीबो गरीब हालात में मेरे सामने आई थी, मगर अब चूंकि मैंने उसे रख लिया था, इसलिए मैं अब कुछ नहीं कर सकती थी। जब मैं सोने लगी तो फिर से बहन की कॉल आई। वो मुझसे पूछ रही थी कि मैंने उसे रख लिया है।
या फिर डर के कहीं भगा तो नहीं दिया। मैंने उन्हें तसल्ली दी, मगर मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि वो भला एक काम करने वाली के मामले में क्यों परेशान हो रही थी। बहरहाल इस सारे झमेले को सोचते हुए सुबह हो गई। सुबह हुई तो मैंने सोचा कि अभी उस काम वाली को बुलाकर सारे मामला समझाती हूँ, मगर मुझे कुछ समझाने या बताने की नौबत ही नहीं आई। उसने खुद ही मेरे उठने से पहले ही मेरे लिए नाश्ता बना दिया और सफाई भी करनी शुरू कर दी। कमरे से उसके बच्चे की रोने की आवाज आई तो मैंने उससे कहा कि जाओ अपने बच्चे को पहले दूध पिला दो। वो सर हिलाकर कमरे में चली गई। कुछ देर बाद उसने मेरे कमरे की सफाई करना थी, तब उसने अपना बच्चा बाहर सोफे पर लिटा दिया था। हैरत की बात थी कि उसने बच्चे का चेहरा ढांप कर रखा था। मैंने कहा, अपने बच्चे के चेहरे से कपड़ा तो हटा दो, बेचारे को घुटन हो रही होगी। कहने लगी, खैर है बाजी, इसे कुछ नहीं होगा। मैंने हैरत से सोचा, अजीब औरत है, बच्चों को इस तरह भला कौन रखता है। मैंने दोबारा ना कहा कि उसका बच्चा है, उसकी मर्जी। सारा दिन काम करने के बाद जब वो दोपहर का खाना बना रही थी तो मेरी बहन का फोन आ गया। मैंने उससे बात की। वो मुझसे रजिया का पूछ रही थी। मैंने कहा वो ठीक है, उसे क्या होना है। तब वो कहने लगी, मेरी बात कराओ उसे। मैं बहुत हैरान हुई कि ये काम वाली के मामले में कुछ ज्यादा ही अपनायत और फिक्र दिखा रही है। मैंने रजिया को फोन दिया। उसने भी अजीब हरकत की। मेरे सामने बात करने की बजाय फोन लेकर कमरे से बाहर चली गई। मैंने सोचा ये मेरे सामने भी बात कर सकती थी, लेकिन वो दूसरे कमरे में चली गई। मेरी बहन ने बाद में मुझसे बात की तो मैंने उससे पूछा, तुम मुझसे क्यों इतनी देर तक बात कर रही थी और क्या बात कर रही थी। वो कहने लगी, बस वैसे ही, उसे उसके ससुराल वालों का हाल चाल बता रही थी। मुझे ना जाने क्यों इस बात का यकीन ना आया, मगर मेरे पास यकीन करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। फिर वो कहने लगी, आफिया, मैं कुछ पैसे भिजवा देती हूँ, इसको नया मोबाइल ले देना। मुझे इससे बात करनी हुई तो मैं इसके नंबर पर कर लूंगी। मैंने कहा कि तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई है इससे बात करने की, अब तो वो तुम्हारी मुलाजमा नहीं रही। तुम छोड़ दो उसकी फिक्र। मुझे मुलाजमाओं के पास मोबाइल होना पसंद नहीं था। मेरा मानना था कि अगर इनके पास मोबाइल हो तो फिर इनका सारा ध्यान मोबाइल पर ही लगा रहता है। वैसे भी रजिया ने किससे बात करनी होती है जो इसके पास लाजमी मोबाइल होता। मैंने कहा, तुम्हें जब रजिया से बात करनी हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी बात करवा दूंगी। और ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। उसी वक्त मुझे रजिया के बच्चे की रोने की आवाजें आईं। मैं बच्चों के रोने से बहुत चिढ़ती थी। उसका बच्चा कमरे में था और वो किचन में खाना बना रही थी। मुझे अपने कमरे की तरफ जाता देखकर बोली, बाजी रुके, आप कमरे में ना जाएं, मैं इसे चुप करवाती हूँ। मैं चौंक गई कि मैं उस कमरे में क्यों नहीं जा सकती। ये मेरा घर है, कहीं कमरे की कोई चीज इसने इधर उधर ना कर दी हो, इसलिए मैं डर रही हूँ। मैंने इस सोच के आते ही दोबारा कमरे का रुख कर लिया। मैंने नोट किया कि मेरे कमरे में आते ही उसने अपने बच्चे के चेहरे पर कपड़ा डालकर उसका चेहरा छुपा दिया। काफी दिन गुजर गए। अब मैं नोट करने लगी थी कि वो मुझसे अपने बच्चे का चेहरा छुपाती है और बिला वजह ही बच्चे को मारती रहती है। इस उम्र के बच्चे तो रोते हैं, उन्हें मार से थोड़ी चुप करवाया जाता है। कई बार मैंने उसे समझाया और उसके करीब गई कि उसके बच्चे का चेहरा देखूं, मगर वो हमेशा उसे ढांप कर रखती। जब मैंने उससे सख्ती से मना किया कि वो मासूम बच्चे को नहीं मारेगी, उस दिन से उसने एक अजीब हरकत करना शुरू कर दी। जैसे ही बच्चा रोने लगता वो उसे धूप में रख आती। मुझे बहुत हैरत होती कि कैसी माँ है, छोटे से बच्चे को धूप में रखकर आ जाती है। एक दिन उसके बच्चे को बुखार था। वो मेरे पास आई कि बाजी, मैं बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ, थोड़ी देर तक आती हूँ। मैंने कहा, लाओ मुझे दिखाओ, मैं इसका बुखार चेक करती हूँ। वो घबरा गई, कहने लगी, नहीं, मैंने चेक कर लिया है, इसे वाकई ही बुखार है। मैंने उसे कहा कि मैंने अब तक तुम्हारे बच्चे की शक्ल नहीं देखी, मुझे दिखाओ तो सही, कैसा है तुम्हारा बेटा। उसने घबराकर बच्चा पीछे कर लिया और कहा, नहीं बाजी, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दिखा सकती, इसको बड़ी जल्दी नजर लग जाती है, मैं इसे इसीलिए सबसे छुपा कर रखती हूँ। मैंने कहा कि मैं कौन सा तुम्हारे बच्चे को हसद की नजरों से देखूंगी, बस एक बार देखना चाहती हूँ कि ये कैसा दिखता है। लाओ मैं देखूं इस बच्चे को।
मगर वो ना मानी और कहने लगी, ना बाजी, मुझे माफ कर दो, मैं अपने बच्चे को आपको नहीं दिखा सकती। वो कहकर वहां से चली गई। मुझे उसकी जुबान दराजी और साफ इनकार पर बहुत गुस्सा आया। दिल चाहा कि इसे बोलूं कि इतना ही नजर का शक है तो जाओ यहाँ से चली जाओ और किसी और जगह ठिकाना कर लो, मगर मैंने अपने गुस्से पर काबू पा लिया क्योंकि मैं उसे घर से नहीं निकाल सकती थी। उसने मेरे घर को बहुत अच्छे से संभाल रखा था। ऐसी मुलाजमा मुझे फिर ना मिलती। और दूसरा, मेरी बहन ने उसे मेरे सहारे पर छोड़ा था, इसलिए मैं भी उसे घर रखने पर मजबूर थी। मुझे उससे काम के हवाले से शिकायत नहीं थी, बस उसके बच्चे के हवाले से शक था। अगर उसका बच्चा दिन में कई बार ना रोता तो मैं समझती कि उसका कोई बच्चा है ही नहीं। उसने वैसे ही कपड़ा लपेट रखा है, इसलिए वो उसका चेहरा नहीं दिखाती क्योंकि बच्चा तो है ही नहीं। मगर मेरी ये सोच बच्चे के रोने की आवाज से गलत साबित हो जाती थी। अब अगर बच्चा रोता तो वो उसे मारती ना, बल्कि धूप में रख आती। एक दिन तो मैंने कह दिया कि एक तरफ तुम कहती हो कि मेरा बच्चा बहुत हसीन है और फिर उसे धूप में रखाती हो। इसके मुंह से बेअख्तियार निकला ताकि वो काला हो जाए। अचानक वो घबराकर बोली, मेरा मतलब है कि जब काला हो जाएगा तो फिर नजर का डर नहीं रहेगा, फिर मैं सबको इसकी शक्ल दिखाया करूंगी। मैं समझ गई कि वो बात बना रही है। मेरी बहन फोन करती रहती थी और काम वाली बंद कमरे में मेरी बहन से बातें करती थी। मैं पूछती तो आपा कहती कि इसको इसके ससुराल वालों के मुतल्लिक बताती हूँ और मैंने क्या बात करनी है। मेरे शोहर घर की सफाई सुथराई देखकर बहुत खुश हुए और मुझे कहा कि अब इस मुलाजमा को कभी भी ना निकालना। रजिया रोज मेरे शोहर के लिए नए नए पकवान बनाती थी। मेरा शोहर उसके खानों की बहुत तारीफ करता था और मुझे ये अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मेरा शोहर मुझे कहने लगा कि मैंने इस मुलाजमा के बच्चे को देखा है, वो बहुत हसीन है। मुझे तो आग ही लग गई थी कि मेरे शोहर को इसने अपना बच्चा दिखाया मगर मुझे नहीं दिखाया। ये क्या बात हुई। मैंने उसको मना कर दिया कि मेरे शोहर की मौजूदगी में अपने कमरे में ही रहा करे। मैं अच्छे से जानती थी कि ऐसी लड़कियों को सहारे की जरूरत होती है। वैसे तो मुझे अपने शोहर पर पूरा एतबार था, लेकिन मर्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरे शोहर एक हफ्ता रहकर चले गए तो मेरी जान को कुछ सुकून हुआ, मगर मैंने अब सोच लिया था कि मैं हर हाल में इसके बच्चे का चेहरा देखकर रहूंगी। मैं मौके की तलाश में रहने लगी। एक दिन उसका बच्चा रोया तो वो हस्बे मामूल उसको धूप में रखकर किचन में चली गई। ये अच्छा मौका था, उसका बच्चा अकेला था। मैं जल्दी से बाहर गई। उसने अपने बच्चे के मुंह पर कपड़ा डाल रखा था। मैंने जल्दी से उसके बच्चे के चेहरे से कपड़ा पीछे हटाया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई क्योंकि वो बच्चा इंतहाई खूबसूरत था। मैं उस बच्चे के नकूश देखते ही चौंक गई। वो तो रजिया का बच्चा लग ही नहीं रहा था। उसकी गहरी नीली आंखें, सफेद रंग कहीं से भी रजिया से नहीं मिलता था। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे अमेरिका और यूरोप में पैदा होने वाले बच्चे होते हैं। मेरे जहन में सवाल आया कि अगर वो बच्चा रजिया का नहीं था तो किसका था। क्या उसने वो बच्चा कहीं से चुराया है। मैं इसी सोच में गुम थी जब मैंने उसे बाहर आते देखा। उसने मुझे देखा कि मैं उसके बच्चे का चेहरा देख चुकी हूँ तो उसकी रंगत फक हो गई। मैं उसके पास गई और पूछा, ये बच्चा किसका है। वो घबराते हुए आगे बढ़ी और बच्चे को गोद में लेते हुए बोली, ये मेरा बच्चा है और मैंने आपको मना किया था कि मेरे बच्चे से दूर रहिएगा वरना इसे नजर लग जाएगी। आपने इसे क्यों देखा है। मैंने उसका सवाल नजरअंदाज करके सख्ती से कहा, देखो रजिया, मुझे सच सच बताओ ये किसका बच्चा है। ये तुम्हारा तो हो नहीं सकता, तुम कहीं से इसकी मां नहीं लग रही। वो ढिठाई से इनकार करके कहने लगी, आपको जो भी लगे लेकिन ये मेरा बच्चा है। मैं उस वक्त चुप हो गई क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मुझे लग रहा था कि वो किसी का बच्चा चुरा कर भागी है। मैंने सोचा बहन को फोन करके पूछती हूँ। उससे पूछा तो वो कहने लगी, आफिया, उसके ससुराल वाले बहुत खूबसूरत हैं, इसीलिए उसका बच्चा इतना प्यारा है। मैंने फोन बंद कर दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कुछ सोचकर अपने बहनोई को फोन किया और उसे रजिया के बारे में पूछा। वो कहने लगा, इस नाम की एक मुलाजमा हमारे घर में काम तो करती थी। वो काम 1 महीना पहले ही छोड़कर चली गई है, लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हैं। मैंने बहनोई को कुछ ना बताया क्योंकि मेरी बहन ने मना कर रखा था।
कि मैं किसी को भी रजिया के बारे में ना बताऊं, इसलिए मैंने कहा कि बाद में बताऊंगी कि मैं क्यों पूछ रही हूँ। आप बस अभी मुझे उस मुलाजमा की सारी तफसील मालूम करके बताएं। वो कहाँ रहती थी, उसके घर वाले और ससुराल वाले कहाँ हैं, सब कुछ पता करके दे। वो कहने लगे ठीक है बाजी, आपको कल तक मालूम करके बताता हूँ। मैंने फोन बंद कर दिया। रजिया सुबह से मेरे सामने नहीं आई थी, काम काज करके कमरे में चली गई थी। रात को मेरे पास आई और कहने लगी, बाजी मैं अपने शोहर को फोन करना चाहती हूँ, मोबाइल दीजिएगा। मैंने उसे फोन दिया और वो लेकर अपने कमरे में चली गई। मुझे शक था कि वो अपने शोहर को नहीं बल्कि किसी और को फोन कर रही होगी, इसलिए मैं उसके पीछे आ गई। वो किसी से कह रही थी, बाजी को शक हो रहा है कि वो मेरा बेटा नहीं है। अब मैं क्या करूं, कैसे उन्हें यकीन दिलाऊं। मुझे उसकी बात सुनकर मजीद शक हो गया कि वो बच्चा वाकई उसका नहीं है। थोड़ी देर बाद उसने मुझे मोबाइल वापस कर दिया। मैंने कॉल हिस्ट्री चेक की तो चौंक गई। उसने मेरी बहन को कॉल की हुई थी। मेरी बहन का इस सब से क्या ताल्लुक था? रजिया मेरी बहन को कॉल करके क्यों बता रही थी? मेरी बहन का रजिया और उसके बच्चे से क्या ताल्लुक था? मैंने सोचा कि अभी अपनी बहन से पूछती हूँ कि ये सारा चक्कर क्या है, मगर फिर रुक गई कि अभी ये वक्त मुनासिब नहीं है। अगले दिन मेरे बहनोई ने फोन किया और जो बातें मुझे बताई वो सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। कहने लगे, मैंने पता किया है, रजिया के ससुराल वाले निहायत शरीफ लोग हैं। रजिया ने उनकी जिंदगी आजाद की हुई है। अभी भी वो शोहर से लड़कर अपने मेके चली गई है। उसके शोहर का 1 महीने से रजिया से कोई राब्ता नहीं है। मैंने पूछा, रजिया के बच्चे के बारे में क्या रिपोर्ट है? कहने लगा, आपा उसकी तो अभी तक कोई औलाद नहीं है। ये सब बताने के बाद वो परेशानी से पूछने लगा, आपा खैर तो है, आप रजिया के मुतल्लिक क्यों पूछ रही हैं? मैंने उसे टाल दिया और कहा, फिर कभी बताऊंगी, अभी के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैंने फोन बंद कर दिया और सोच में पड़ गई कि रजिया ने झूठ क्यों बोला। कम से कम मेरी बहन को तो झूठ नहीं बोलना चाहिए था। उसने मुझे कहा था कि रजिया ससुराल वालों की सताई हुई एक मजलूम लड़की है। अब ये पता चल रहा था, लेकिन अब ये पता चल रहा था कि वो तो खुद इसके सताए हुए हैं। आखिर वो बच्चा किसका था और मेरी बहन इस सारे मामले में रजिया का साथ क्यों दे रही थी? मैंने एक प्लान सोचा और रजिया को बुलाकर कहा, देखो मुझे तुम पर शक हो गया है। मुझे नहीं लगता कि ये बच्चा तुम्हारा है, इसलिए मैं तुम दोनों का डीएनए टेस्ट करवाना चाहती हूँ ताकि मेरा शक दूर हो जाए। मेरी बात सुन के उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। वो चुप करके मेरे कमरे से बाहर चली गई। 1 घंटे बाद वो मेरे पास आई और बोली, बाजी फोन देना, एक जरूरी कॉल करनी है। मैंने मोबाइल पर कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ऑन करके उसे मोबाइल दे दिया। रजिया इतनी बड़ी हरकत अकेले नहीं कर सकती थी। उसका बार बार मेरी बहन को फोन करना इस बात का सबूत था कि ये सब उन दोनों की मिली भगत है। 15 मिनट बाद वो मेरे पास आई और मेरा मोबाइल दे दिया। मैंने उसके जाते ही रिकॉर्डिंग सुननी शुरू की। रजिया की आवाज आई। वो कह रही थी, बाजी को मुझ पर पक्का शक हो रहा है। वो मेरा और इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाना चाहती हैं। अब आप बताओ मैं क्या करूं? मेरी बहन शाजिया की आवाज आई, देखो रजिया तुम परेशान ना हो, मैं कुछ करती हूँ, लेकिन आपा को कुछ मत बताना वरना कयामत आ जाएगी। रजिया कहने लगी, बाजी मैं उनको ज्यादा देर तक बेवकूफ नहीं बना सकती। आप जल्दी करें, जो करना है मैं वरना सब कुछ बता दूंगी। और जितनी गुस्से वाली आपकी बहन है, उन्होंने तो मुझे जेल भेज देना है। फिर शाजिया की आवाज आई, अच्छा ऐसा करो, रात को तुम तैयार रहना, मैं गाड़ी लेकर आऊंगी। तुम बच्चे को लेकर रात के 12 बजे चुप करके घर से निकल आना। उस बच्चे को उसकी माँ के पास छोड़कर आएंगे। मैं रिकॉर्डिंग सुन रही थी और हैरान हो रही थी। मेरी बहन क्या चाल चल रही थी। कौन थी उस बच्चे की माँ? मैंने रात का खाना जल्दी खा लिया और उसके सामने अपने कमरे में चली गई ताकि उसे लगे कि मैं सो गई हूँ। ठीक 12 बजे वो घर से निकली। मैंने खिड़की से देखा कि वो बाहर निकलकर बच्चे के साथ एक गाड़ी में बैठ रही है जिसकी ड्राइविंग सीट पर मेरी बहन बैठी हुई थी। उसने गाड़ी आगे बढ़ाई तो मैं भी तेजी से बाहर निकली, अपनी गाड़ी निकाली और उनका पीछा करना शुरू कर दिया। मैं चाहती तो अपनी बहन को अंदर बुलाकर उससे सब कुछ पूछ सकती थी, मगर वो सच बताने को तैयार ही नहीं थी। इसलिए मैंने उनका पीछा करने का फैसला किया।
ताकि सारी कहानी खुद मालूम कर सकूं। बहुत देर बाद मेरी बहन ने एक घर के आगे गाड़ी खड़ी की और बेल बजाई। गेट खोला और वो अकेली अंदर चली गई। रजिया और बच्चे को उसने गाड़ी में ही रहने दिया। थोड़ी देर बाद चौकीदार ने रजिया को भी अंदर जाने का कहा। मेरे तजस्सुस और सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था, इसलिए मैं अभी चौकीदार को एक जानिब करके अंदर चली गई तो एक अजीब मंजर देखने को मिला। शाजिया मेरी बहन और उसका शोहर भी वहीं था। साथ ही एक प्यारी सी गैर मुल्की लड़की भी वहीं बैठी हुई थी और वो रो रही थी। रजिया एक तरफ बच्चे को लेकर खड़ी थी। मैंने जाकर ऊंची आवाज में पूछा तो सभी चौंक गए। मेरी बहन पूछने लगी, आफिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने उस सवाल को नजरअंदाज करके पूछा, ये छोड़ो, बल्कि मुझे तुम ये बताओ ये क्या हो रहा है? ये बच्चा किसका है? तुमने इसे रजिया के हवाले करके मेरे घर क्यों रखा? मेरी बहन कहने लगी, आफिया ये जो सामने बैठी लड़की देख रही हो, ये मेरे शोहर की दूसरी बीवी है। मेरे शोहर ने मुझे बगैर बताए परदेश में दूसरी शादी कर ली थी, बच्चा भी पैदा कर लिया और जब वापस आया तो अपनी बीवी बच्चे को भी साथ ले आया। मुझे ये सब मेरे शोहर के एक दोस्त ने बताया था। मैंने जब अपनी आंखों से देखा तब जाकर मुझे यकीन आया। मुझे मेरे शोहर ने धोखा दिया था और मैं उसे सबक सिखाना चाह रही थी, इसलिए मैंने उस पर जाहिर ना किया कि मैं उसकी दूसरी शादी के बारे में जानती हूँ। मैंने अपने शोहर और सोतन को सजा देने के लिए रजिया के हाथों बच्चा अगवा करवा लिया। मैं उनको कुछ अरसा उनके बच्चे से दूर रखकर सजा देना चाहती थी और फिर अपनी मर्जी की शराइत पर उनका बच्चा उनको वापस देती, मगर आपकी वजह से सारा खेल खराब हो गया है। मुझे जल्दी करनी पड़ी और यहाँ आकर सारा राज खोलना पड़ा कि मैं ही उनके बच्चे की गुमशुदगी के पीछे थी। मेरा बहनोई कहने लगा, शाजिया को मुझसे बात करनी चाहिए थी। हम दोनों अपने बच्चे को लेकर एक महीने से बहुत परेशान थे। मेरी बहन बहुत गुस्से से बोली, तुम्हारा बच्चा तुम्हें इसी सूरत वापस मिलेगा जब तुम अपनी इस दूसरी बीवी को तलाक दोगे, वरना मैं अपनी और उस बच्चे की जान ले लूंगी। मेरी बहन हमेशा से ही जज्बाती फैसले करने वाली थी। इससे पहले कि वो खुद को या बच्चे को नुकसान पहुंचाती, मैंने बच्चा खींचकर उसकी माँ के हवाले किया। बहनोई को बिठाकर मैंने डांटा कि उसने मेरी बहन के साथ बहुत बुरा किया, मगर अब क्या हो सकता था? मुझे अपनी बहन को ही समझाना पड़ा कि अब तुम्हें इस हकीकत को कबूल करना होगा। मेरा बहनोई उस लड़की को तलाक देने पर राजी नहीं था, बल्कि वो दोनों बीवियों के साथ जिंदगी गुजारना चाहता था। तब मैंने अपनी बहन को समझाया और मेरी बहन को मेरी बात समझ आ गई, क्योंकि मेरी बहन बांझ भी थी, वो सारी जिंदगी मां नहीं बन सकती थी। मैंने उनकी सुलह करवाई और घर वापस आ गई। आज इस बात को एक साल गुजर गया है। रजिया मेरे घर काम कर रही है और मेरे बहनोई अपनी दोनों बीवियों के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं।